गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, वेलकम टू दिस आंसर राइटिंग क्लास। एंड सारे का मीडियम क्या है आप लोगों का? इज योर मीडियम, आप टाइप करके बता सकते हो आप चाहो तो। मीडियम क्या है आप लोगों का? हिंदी, इंग्लिश? तो आई विल ट्राई माय बेस्ट। इस वीडियो बंद कर लीजिए बेटा। ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जो भी हो सकता है आपके लैंग्वेज में आपको समझाया जाए। But my medium of instruction is English. Okay, so maximum time I will be using English words. But ऐसे ही जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, वैसे ही बातचीत चलेगी। So GS2 में सॉरी 69th मेंस टेस्ट 2। अच्छा, डिस्कशन कैसे होगा ये देख लीजिए। पूरा तो डिस्कशन हम एक सिटिंग में नहीं कर पाएंगे। तो जब भी जीएस ये जो आंसर का डिस्कशन होगा ना, जीएस क्वेश्चन का एक साथ डिस्कशन होगा। ठीक, और साथ में जो आपका डीआई वाला जो क्वेश्चन है उसका एक साथ डिस्कशन होगा। ठीक है, जीएस का एक क्लास में और डीआई का अगली क्लास में। ठीक है, इस तरीके से हम सारा डिस्कशन हर पेपर का करेंगे। आज तो टेस्ट 2 का यहाँ पर हमें दे रखा था, 1 का भी डिस्कशन होगा और जो 3 आपने दे रखा है उसका भी डिस्कशन होगा, इस वाले वीक और अगले वाले वीक को मिलाकर। ठीक है, तो डिस्कशन सभी चीज का होगा और बात रहेगी। और डिस्कशन कैसे होगा? मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर का 2 वीडियोस, एक जीएस स्पेसिफिक, एक डीआई स्पेसिफिक, ताकि जिन बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग है, डीआई स्ट्रांग है, वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम डिस्कशन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, और चूंकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बच्चे दोनों हैं यहाँ पर, जो हमारा जो लैंग्वेज है बोलने का, ये तो यही रहेगा। जो वर्ड्स हैं वो हो सकता है इंग्लिश में मैं यूज करूं, तो आई ट्राई माय बेस्ट, बट लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, तो GS2 में एक क्वेश्चन आपको आया था, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, अभी जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके जो आप दे रहे हो सेक्शनल टेस्ट में, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि आप आंसर राइटिंग कैसे करोगे। ठीक है, तो बेसिकली मान लो प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आया है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल इज दिस वन, है ना। इम्पीचमेंट का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो आप क्या कर सकते थे, आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे कि आर्टिकल 61 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? डील्स विथ रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 61 जो है वो प्रेसिडेंट को हटाने के क्रम में मध्य में यूज किया जाता है। ये आप छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपको बस और बस अगर प्रोसेस पूछा ना बेटा, तो सिर्फ प्रोसेस बताना, उसके आगे कहानी नहीं बतानी कि प्रेसिडेंट ऐसे इलेक्ट होता है, प्रेसिडेंट वैसे डिसइलेक्ट होता है। नो, नॉट लाइक दैट। पूरा प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले कोई भी हाउस, मतलब आपका पार्लियामेंट का लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, आप वहां के जो एमपीज हैं, दे हैव टू गिव व्हाट? अ रिटन रिजोल्यूशन। किसको? जो भी आपके चेयरमैन है या जो भी आपके स्पीकर हैं उनको। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा। दूसरा स्टेप हम क्या लिखेंगे कि कितने, क्या एक एमपी के लेटर देने से काम हो जाएगा? नहीं। कितने चाहिए होते हैं हमें? 1/4 या फिर 25% ऑफ द टोटल एमपीज ऑफ दैट हाउस। ठीक है, जो कि ये लिख कर देंगे कि प्रेसिडेंट को हटाने की प्रक्रिया शुरू करनी है। ठीक है, प्रेसिडेंट को रिमूव करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करना है। ये लिखने के बाद आपको ये लिखेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन अगर एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे आप चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी किसको लिखेंगे? अगर आप लोकसभा में तो स्पीकर को लिखेंगे, और अगर आप राज्यसभा में तो आप चेयरमैन को लिखेंगे। अब वो जो चिट्ठी आई चेयरमैन के पास, चिट्ठी जो स्पीकर के पास आई, वो चिट्ठी स्पीकर जब एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ चलो ठीक है, देख देख लेते हैं इसके अगेंस्ट में भी क्या चीजें हो सकती हैं,
तो फिर स्पीकर क्या बोलेगा, वो चिट्ठी को प्रेसिडेंट को भेजेगा और 14 दिन का टाइम मिलेगा प्रेसिडेंट को। तो 14 डेज टाइम इज द थर्ड पॉइंट दैट यू विल राइट। ओके, तो ये 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस हो गया, रिजोल्यूशन हो गया और 14 डेज टाइम हो गया। ऐसे ही याद रखना होता है कीवर्ड्स, थोड़े ना पूरा लाइन बैठकर रटेंगे कि after it is signed then a written notice with the copy of signature of member supporting the impeachment, ये पूरा नहीं रटना है। ये सारे कीवर्ड्स देख रहे हो आप, ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर में आने चाहिए और जब आप आंसर लिखोगे तो इन सारे कीवर्ड्स को अंडरलाइन करोगे ना। 14 दिन का टाइम देने के बाद क्या होता है कि जो रिजोल्यूशन, मान लो रिजोल्यूशन जो है लोकसभा में चला, ठीक है, मान लो रिजोल्यूशन लोकसभा में, देखो दोनों ही हाउस में इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, मान लो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया तो उस रिजोल्यूशन को फिर पास कराना होगा 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। और 2/3 मेजॉरिटी कौन सा, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं बेटा, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। आप समझ रहे हो, 550 552 है तो 2/3 ऑफ दैट, ठीक है। क्लियर है ये चीज, 2 सीटें हट गई ना एंग्लो इंडियंस वाला, तो 2/3 ऑफ 550। तो ये करने का, इसके साथ मान लो लोकसभा में ये रिजोल्यूशन पास हो गया तो अब क्या होगा, राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में फिर क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। तो राज्यसभा का कीवर्ड इज व्हाट, इन्वेस्टिगेशन। उल्टा भी हो सकता था, रिजोल्यूशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा था तो 2/3 ऑफ 250 चाहिए होता, रिजोल्यूशन पास होता और फिर लोकसभा में क्या होता, इन्वेस्टिगेशन। आप समझ रहे हो, रिजोल्यूशन एक हाउस में आएगा, जिस हाउस में भी रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ है उसका दूसरा जो हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, सेम हाउस इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है, याद रखिएगा। तो द कीवर्ड इज अदर हाउस इन्वेस्टिगेट्स और यहां पर कीवर्ड क्या है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये सब आपके आंसर्स में आने चाहिए, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन चलो हो गया, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन अगर हो गया तो उसके बाद जब दूसरे हाउस में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, अभी हमने सीखा, तो दूसरा हाउस को भी 2/3 मेजॉरिटी से रिजोल्यूशन को पास कराना होगा, ठीक है। और जिस दिन ये रिजोल्यूशन पास हो जाता है उसी दिन से, ठीक है, डेट व्हेन सच अ रिजोल्यूशन इज पास्ड, उसी दिन से प्रेसिडेंट इज स्टैंड इम्पीच्ड, उसी दिन से प्रेसिडेंट को हटा दिया जाता। तो ये प्रोसेस आपको पूरा लिखना पड़ेगा 10 मार्क्स के लिए। और ये सारे कीवर्ड्स हैं, कीवर्ड्स मतलब ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी ही चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन के लिए एक लाइन लिख देंगे कि आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया, खत्म कहानी, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है कैसे लिखना है, ये बताओ, हाउ यू हैव टू राइट दिस। सेंटेंस फ्रेमिंग बेटा अपने से करना, नहीं तो हेडेक हो जाएगा, कितना रटोगे, कितना इंग्लिश याद करोगे। सेंटेंस फ्रेमिंग शुड बी फ्रॉम योर ओन साइड, ओके बेटा, ये ध्यान रखना इस चीज का। बाकी कीवर्ड्स आर जो मैंने यहां पर डाल दिया। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। इसका आंसर कैसे लिखते, एक लाइन सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करा देते कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक। या फिर आप ये लिख सकते थे, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बढ़िया लगे आपको। तो एक लाइन 2 लाइन ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है, दोनों में से जो भी आप इंट्रोडक्शन ठीक लगे। नाउ आपसे अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पूछा गया है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्या होता है। तो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में अगर आप देखो तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए, वैकेंसी। वैकेंसी ही नहीं है तो काहे का अपॉइंटमेंट, है ना। तो जब भी वैकेंसी अराइज होगा तो ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट का डिस्कशन कर रहे हैं हम, जब भी वैकेंसी, जब भी सीट खाली होगा तो चीफ जस्टिस जो है वो प्रपोजल को इनिशिएट करता है और
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जो होता है उसको भेजता है, ठीक है, कि भाई आप इस वैकेंसी को क्या कीजिए, फुल अप कीजिए। ठीक ना, साथ ही साथ ये क्या करेगा कि वो 3-4 जो नाम है जिनको अपॉइंटमेंट होना है उनके भी नाम को आगे इसी मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया जाता है। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, ये जो 3-4 नाम जो सेलेक्ट किया जाता है ये कौन करता है, कोलिजियम। ठीक है, और फिर एक दो लाइन कोलिजियम के बारे में लिख देंगे। कोलिजियम जो है सुप्रीम कोर्ट का, इट कंप्राइजेस ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 4 नाम जब पहुंच जाता है इनके पास, यूनियन मिनिस्ट्री के पास, तो ये फाइनली फॉरवर्ड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर फाइनली फॉरवर्ड करते हैं प्रेसिडेंट को, और फाइनली प्रेसिडेंट साइंस इट कि चलो ठीक है इसको अपॉइंट कर दिया जाए। ठीक है, अब इसी केस में मान लो एडवर्स कोई कंडीशन है, जैसे मान लो किसी एक आदमी का नाम आया है और इस आदमी का जो नाम है उसको बोला जा रहा है कि ये सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, आईबी वगैरह का जो रिपोर्ट है इसके अगेंस्ट में ठीक नहीं है, तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री के पास जो प्रपोजल आया ना बेटा, ये वापस भी किया जा सकता है। ठीक है, तो एक लाइन उसके बारे में आप लिख सकते थे। ठीक है, क्लियर है ये चीज। बाकी सारी चीजें, ये 3-4 चीजें आपको लिखनी होगी तब आपको वो मार्क्स मिलेगा। ठीक है, फाइनली क्या होता है, ये जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है, कहां गया, सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, फाइनली इन्फॉर्म करता है कि आपने जो नाम भेजा था उसमें ये प्रेसिडेंट ने इनके ऊपर मोहर लगा दिया है, इनको आप जज बनाइए, और फिर ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है और फाइनली जज अपॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे एक चीज और देखो कि नॉर्मली हमारा और आपका अगर मान लो सरकारी नौकरी में अपॉइंटमेंट होता है तो एक मेडिकल जांच भी होता है, मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल चेकअप भी है, इनका भी मेडिकल चेकअप होता है। ठीक है, तो नॉर्मल सरकारी प्रोसीजर जो है वो तो फॉलो होगा ही होगा, तो मेडिकल चेकअप लिखो नहीं लिखो वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट ये 4 चीजें जो है आपको मेंशन करनी ही होंगी बेटा। 124 अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कोलिजियम सिस्टम, वैकेंसी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस। ठीक है, ये 4-5 चीजें इज द कीवर्ड, यू मस्ट मेंशन इट, एंड सबका आपको एक फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा एक एक लाइन। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना हो यहां तक भी, एनीवन हु वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग? बाकी तो पूरा कहानी लिख ही रखा है इन्होंने यहाँ पर, मैं बस आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कीवर्ड्स बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपके आंसर में आनी चाहिए। बाकी तो है, तो है मॉडल ही आंसर है ना। मॉडल आंसर मतलब क्या, मतलब हो सकता है कोई बच्चा इससे भी अच्छा लिख जाए, है कि नहीं। थर्ड साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, समझ में आता है आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये बताओ। समझ में आता है या फिर एप्लीकेशन याद करके रखे हैं आप, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी? समझ लेते हैं छोटा सा 2 मिनट में, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सपोज आपको किसी को पैसे भेजने हैं, ठीक है, यहां से यूएस किसी को पैसे भेजने हैं थ्रू क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का तो नाम सुना होगा ना, हाँ, थ्रू क्रिप्टो करेंसी। नहीं नहीं याद नहीं करेंगे, अभी थोड़ी याद करेंगे, आप बस प्रोसेस देखना, जो प्रोसेस में हाईलाइट करूंगा ना बस उस प्रोसेस का नोट करना कि आखिर ये मतलब कितना अच्छा हो सकता है, कहां कहां हम यूज कर सकते हैं। बेटा मैंने, आप लेट आए हो सीमा, मैंने पहले ही शुरू में ही बोल दिया कि जो वर्ड है इट विल बी यूज्ड इन इंग्लिश इटसेल्फ। ओके, हिंदी में कैसे करें उसको। तो ब्लॉकचेन, आपने, आपको मान लो यूएस पैसे भेजने हैं बिटकॉइन में, ठीक है, तो आप जैसे ही पैसा भेज, मतलब अपने मोबाइल में जाओगे पैसा भेजोगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बुलाते हैं ट्रांजैक्शन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, ट्रांजैक्शन। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो वैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया वैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट होता है। नाउ
ये ब्लॉक जो है, ठीक है, ये जो ब्लॉक नया क्रिएट हुआ बेटा, ये जो है सर्वर्स पर, ठीक है, ठीक है, ऑलरेडी ये ऑनलाइन चल रहा है ना सब कुछ, तो ऑनलाइन में बहुत जगह पर सर्वर्स होती है ना, तो काफी सारे सर्वर्स होते हैं जो ये आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ब्लॉक जेन्युइन है या नहीं, सही है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये गलत है, ऐसा तो नहीं ये फ्रॉड है। तो ये सारी चीजों का चेक किया जाता है, इसी को बोलते हैं वैलिडेशन। दिस इज नोन एज व्हाट? वैलिडेशन। पहला क्या था? इनिशिएशन, ठीक है, पहला वाज इनिशिएशन, सेकंड इज वैलिडेशन। सर्वर पर जितने भी लोग होते हैं वो इस ब्लॉक को वैलिडेट करते हैं कि हाँ ये जो ब्लॉक बना है ये जेन्युइन है, ये सही है, इसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। अब ये जो ब्लॉक होता है, ठीक है, और ऐसा तो नहीं है कि आप पहले आदमी होंगे जो पैसा भेज रहे होंगे बिटकॉइन में यूएस, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। ऑलरेडी आपसे पहले काफी लोग वो काम कर चुके होंगे, तो पहले से काफी सारे ब्लॉक्स बने होंगे, हर ट्रांजैक्शन के लिए पहले से काफी सारा ब्लॉक्स बना हुआ होगा, तो ये जो नया ब्लॉक बना ये इसमें जाकर अटैच हो जाता है, और जब ये फाइनल अटैचमेंट होता है द प्रोसेस इज कंप्लीट, कंप्लीशन। तो 3 स्टेजेस हैं, इनिशिएशन, वैलिडेशन एंड कंप्लीशन। नाउ खास बात क्या है, ये ब्लॉक अगर पुराने वाले ब्लॉक में अटैच हो गया तो इसका मतलब अब इस चेन को तोड़ा नहीं जा सकता है, इस चेन को चेंज नहीं किया जा सकता है, यू कैन नॉट चेंज इट, ओके, यू कैन नॉट चेंज इट। अब ये लाइन बस खाली आपको याद रखनी है कि उस चेन को चेंज नहीं किया जा सकता है। अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ नया इनिशिएशन करना होगा, तभी फिर एक ब्लॉक आगे में जाकर ऐड होगा। इफ यू रिमेंबर दिस कीवर्ड कि इस चेंज को चेंज नहीं किया जा सकता है, तो आप देखो कैसे एप्लीकेशन लिख सकते हो। मान लो एक कागज है, ठीक है, जमीन का कागज है, ठीक ना, जमीन का कागज हूबहू फर्जीवाड़ा किया जा सकता है, बनाया जा सकता है, ठीक है, पुराने जमीन का कागज गायब करो और उसकी जगह हूबहू कुछ और लगा दो, कर सकते ही नहीं कर सकते, ये बताओ, कर सकते ही नहीं कर सकते? कागज अगर है तो, ये ब्लॉक ब्लॉक नहीं है, ये कागज है, तो कर सकते हैं ना। नाउ इस कागज की जगह अगर से फॉर एग्जांपल आप ब्लॉकचेन यूज करो, ठीक है, जमीन के लिए, कि पहले ये जमीन पर्सन 1 की थी, फिर पर्सन 1 ने पर्सन 2 को बेचा, फिर पर्सन 2 ने पर्सन 3 को बेचा, तो ऐसा ब्लॉक बन जाएगा। और ऐसा ब्लॉक अगर बन जाएगा तो क्या इस ब्लॉक को आप चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या है कि आप जो है रिकॉर्ड्स को सही मेंटेन करोगे, रिकॉर्ड्स के साथ कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है, पीछे के डेट में जाकर आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आया ये चीज? तो क्या हम पहला एप्लीकेशन लिख सकते हैं, लैंड रिकॉर्ड्स कहाँ यूज कर सकते हैं ब्लॉकचेन? लैंड रिकॉर्ड्स, एक तो आपको ऑलरेडी बता दिया बिटकॉइन जो कि क्रिप्टो करेंसी है, वहां पर और सोच सकते हो क्या कहां कहां ऐसी सारी चीजें हैं जिसको हम फर्जीवाड़े से बचा सकते हैं? ऐसा कौन सा रिकॉर्ड्स वगैरह है जहां पर आप इसको यूज कर सकते हो? रट कर नहीं, सोच कर। रटा तो आपने है ही, बट अभी भी रटेंगे तो फिर क्या करेंगे हम? इनकम टैक्स का हिस्ट्री आप बता सकते हो बिना चेंजेस के। और डोंट यू थिंक, क्योंकि देखो ये बात बोली नहीं चाहिए बट ये फैक्ट है कि इफ यू कैन सी इन सम स्टेट्स, हमारे ही स्टेट्स में काफी ऐसा होता है, मार्कशीट 10वीं का और 12वीं का, है कि नहीं, नया नंबर, नया चेंज, हैव यू हर्ड अबाउट इट? है ना, 10वीं और 12वीं का मार्कशीट, एज कम कर लेना, है ना, ये सारी चीजें। तो
इन सारे चीजों से भी आप बच सकते हो, ठीक है। तो एडुकेशन के फील्ड में भी इसको यूज किया जा सकता है, नहीं? मार्कशीट का एक लेजर बन जाएगा, उसी तरह एज का एक लेजर बन जाएगा। तो आप एज को चेंज नहीं कर पाओगे, है ना? हेल्थ केयर में चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। हेल्थ केयर में मान लो अगर किसी को दिखाने जा रहे हो डॉक्टर, तो एक हिस्ट्री बनी रहेगी, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी उस हिस्ट्री को आराम से देखेगी, आप इंश्योरेंस कंपनी को पता है कि आपने फर्जीवाड़ा पीछे नहीं किया होगा, है कि नहीं? तो इन सारे जगहों पर ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप सोच कर आप लिख सकते हो, अगर आपको पता है कि ब्लॉकचेन क्या है। बिल्कुल, बैंकिंग तो है ही, बैंकिंग तो एवरग्रीन है, क्रिप्टो करेंसी, पैसे भेजना, ट्रांजैक्शन, बैंकिंग तो है ही, यू कैन यूज इट इन बैंकिंग, है कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल। ई कॉमर्स इज ऑल्सो अ प्लेस, वहां पर भी यूज कर सकते हो। जहां पर भी वो हिस्ट्री बनती है ना बेटा, जहां पर भी वो हिस्ट्री बनती है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, बाकी तो इतना सारा दे रखा है, यू कैन रीड इट। बाकी कैसे करना है, पढ़ना है, ये मैंने आपको बता दिया। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट बिग डेटा, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस बिग डेटा, व्हाट इज बिग अबाउट दिस बिग डेटा? तो डेटा का मतलब तो हम समझ ही सकते हैं, 2.5 GB डेटा। डेटा बहुत तरीके का होता है बेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा, ठीक है। तो काफी तरीके के डेटाज होते हैं, ठीक है। नाउ जब ये डेटा 5 क्राइटेरिया पर, पहला डेटा, पहला क्राइटेरिया क्या है? वॉल्यूम। मान लो मैं आपको एक किताब पढ़ने के लिए दूं, ठीक है, सॉरी एक किताब नहीं, 10 पेज पढ़ने के लिए दूं, आराम से हो जाएगा। फिर मैं बोलूं 40 पेज पढ़ो, थोड़ा दिक्कत होगा। फिर मैं बोलूं 200 पेज पढ़ो, और दिक्कत होगा। फिर 5 किताब लाकर दे दूं, फिर 10 किताब लाकर दे दूं, फिर 15-20 किताब लाकर दे दूं, तो आप देख रहे हो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। तो बेटा इतना ज्यादा डेटा अवेलेबल है मार्केट में, तो उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो वो जो ज्यादापन है, डेटा का जो ज्यादापन है ना, वॉल्यूम, दैट डिफाइंस बिग डेटा, ओके। डेटा का जो ज्यादापन है ना, वॉल्यूम, दैट डिफाइंस बिग डेटा। दैट, मैंने बोला ना बिग क्या, व्हाट इज बिग इन बिग डेटा? सेकंड, the second big about big data is its velocity। वेलोसिटी मतलब आज से 20 साल पहले चले जाओ, ठीक है, जो डेटा जो जनरेट होता था, इट वाज वेरी वेरी लेस। सबके पास मोबाइल फोन था क्या? नहीं ना। अभी देखो, अभी जो है, जैसे मान लो आप बैंकिंग सिस्टम में चले जाओ, तो 14-14 करोड़, 100-100 करोड़ के अराउंड का क्या हो रहा है? ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जो स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है, दैट हैज व्हाट इंक्रीज्ड। भले टेक्नोलॉजी के कारण हुआ हो, 4G 5G, स्मार्टफोन, all have played a very important role in increasing that, but जो तेजी है, ठीक है, यहाँ पर बिग डेटा का बिग implies what, that fastness, कितना तेजी से इंक्रीज हो रहा है, so that is what velocity। second thing, third thing is veracity। veracity मतलब कितना ऑथेंटिक डेटा है, ऐसा तो नहीं है, ऑथेंटिक, ऐसा तो नहीं है फेसबुक प्रोफाइल किसी और नाम से बना हुआ हो, तो ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो ऑथेंटिसिटी इज द थर्ड क्राइटेरिया विच डिफाइंस दिस डेटा। तो उस डेटा को हम क्या बुलाएंगे? बिग। तो बहुत सारे देखो, मैक्सिमम जगह पर आप देखोगे तो ऑथेंटिक ही रहेगा, ये जो छोटे मोटे होते हैं ना नॉन ऑथेंटिक, वो कम अमाउंट का होता है डेटा अवेलेबल। फोर्थ इज वैरायटी। व्हाट इज दिस वैरायटी? क्या खाली फेसबुक है? क्या बस खाली इंस्टाग्राम है? क्या बस खाली यूट्यूब है? नहीं ना, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस पर बहुत डिफरेंट तरीके का डेटा प्रेजेंट होगा। फूड डिलीवरी ऐप पर अलग होगा, है ना, अमेजन के शॉपिंग वाले पर अलग होगा। तो व्हाट यू सी, देयर आर
वैरायटी ऑफ डेटा, और वैरायटी भी बहुत ज्यादा है, दैट्स व्हाई डेटा का बिग। एंड फिफ्थ वन इज वैल्यू। आप जो इतना डेटा जनरेट कर रहे हो उसका क्या वर्थ है, ठीक है, व्हाट इज द वर्थ ऑफ इट। तो ये 5 चीजें जो है वो बिग डेटा को क्या करती है, बताती है कि बिग डेटा क्या है। वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, वैरायटी, वैल्यू। नाउ अगर आप अब इसको समझकर यूजेज के पक्ष में आए, यूज कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो, आपको पता है ये इतना सारा डेटा मेरे पास है, आपको पता है इतनी तेजी से डेटा क्रिएट हो रहा है, आपको पता है ये मेरे पास ऑथेंटिक डेटा है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर आप चाहो तो बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज एनालिसिस कर सकते हैं कि हमको वोट कैसा मिलेगा। कैसे? फेसबुक प्रोफाइल से लोगों का डेटा उठाएगी, कर्नाटका इलेक्शंस का, कौन किधर अलाइंड है, कौन किसको देख रहा है, किसने किसका एड देखा है। बात समझ रहे हो मेरी? सेम अमेजन पर हो, आपने देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने अमेजन ऐप वगैरह यूज कर रहे होंगे तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, मान लो अमेजन खोलकर आप मोबाइल फोन देखते हो, तो आपको, आप अमेजन बंद करो, आपको दिन भर में कम से कम 1-2 बार मैसेज तो आ ही जाएगा कि प्राइस ड्रॉप हुआ है, ठीक है। तो ये सब जगहें हैं जहां पर ये बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है। और टारगेटेड डिलीवरी में यूज कर सकते हैं आप, देखो अच्छे तरीके से भी इसको यूज कर सकते हो, गलत तरीके से भी यूज कर सकते हो, तो हम लोग अच्छा तरीका वाला लिखेंगे, ठीक है। तो अच्छे तरीके में टारगेटेड डिलीवरी में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो आपने ह्यूमन डेमोग्राफिक प्रोफाइल एक रीजन का पढ़ लिया और आपको पता चला कि वहां पर 99% लोग पुअर हैं, तो वहां पर आप कैश ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम चलाओ। आपने एक डेटा को, एक रीजन को पढ़ा और आपको लगा कि वहां पर इतने लोग भूखे सोते हैं रात को, तो वहां पर फूड ग्रेन का आप स्कीम चलाओ। इस तरीके से आप बिग डेटा एनालिटिक्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छे प्लान्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत चीजें के लिए, बहुत चीजों के लिए यूज है, फ्रॉड डिटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, कस्टमर स्पेस बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है, बहुत जगह पर यूज कर सकते हो। कितने क्वेश्चन और रह गए यार? 4। चलो देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन। अब ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। अब ये ध्यान रखना, इसमें अब जुडिशरी वगैरह सब इस लाइक की वो यूज नहीं करने का। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का लड़ाई। तो आए दिन जब भी पार्लियामेंट सेशन में आता है, आप देखते होंगे हो हंगामा पूरा होता है नहीं होता। गवर्नमेंट बोलती है कि हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे, जो अपोजिशन होता है वो क्या बोलता है कि नहीं हमें इस बात पर डिस्कशन चाहिए। होता ही नहीं होता है। सुना है ना ये सब? वो एग्जाम्पल्स आपको उठाकर यहाँ पर डालने। जैसे रिसेंटली पूरा जो आपका बजट सेशन था, इट वाज वॉश्ड आउट बिकॉज ऑफ व्हाट? ये अपोजिशन वाज डिमांडिंग जेपीसी। कहां पर? अदानी वाले में। और जो ट्रेजरी बेंच था, ट्रेजरी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि ये जो आपके कांग्रेस के जो लीडर हैं, जो ब्रिटेन में जाकर बोल आए कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं है, वो अपोलोजाइज करे। सुना था कि नहीं सुना था? हैव यू हर्ड इट और नॉट? न्यूज़ तो पढ़ा होगा ना बेटा। बोल रहे थे ना कि राहुल गांधी को अपोलोजाइज करना चाहिए और ये जेपीसी कर रहे थे, और इन्हीं के चक्कर में पूरा सेशन चला गया। तो ये पॉइंट्स को यूज करना है आंसर लिखने के लिए। एक तो हमें पता है, इन पॉइंट्स को यूज करना है आंसर लिखने के लिए, ठीक है। उसी तरह पिछली बार इसी समय पर क्या था? फार्म लॉज का था। अपोजिशन बोल रही थी फार्म लॉज पर डिस्कशन करेंगे, ये बोल रहे थे कि फार्म लॉज तो पास हो चुका है, ठीक है। तो आप फार्म लॉज के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद आप क्या देखोगे कि आ, 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 ये क्या बोलते हैं, अपोजिशन के एमपीज को, ठीक है, अपोजिशन के जो एमपीज होते हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है ना। उन्हें क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है। तो आप वो लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ टसल बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ठीक है। इसके बाद
बार बार सभाएं को स्थगित की जाती है, एडजर्नमेंट मोशन लाया जाता है, ठीक है, कि सभा 2 बजे से होगी, 2 बजे बैठा, उसके बाद आप देखोगे कि लोग फिर वो वेल में पहुंच गए और वो हंगामा, नारेबाजी, प्लेकार्ड्स वगैरह यूज कर रहे हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल से लिखना होगा ये आंसर, ठीक है। ये आंसर आप वैसे नहीं लिख सकते कि एक ही कहानी को बार बार, कि हाँ दोनों के बीच में टकराव है, टकराव है, टकराव है, टकराव है, टकराव है, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जो ट्रेजरी वाले जो लोग हैं, गवर्नमेंट वाले जो लोग हैं, बहुत सारा ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं। तो इसके कारण भी लड़ाई होता है दोनों ग्रुप में, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, कि आप जो है बिना डिस्कशन किए हुए ऑर्डिनेंस रूट फॉलो कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो बहुत सारे रीजंस हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लड़ाई के, ठीक है। आपको ये पॉइंट वाइज लिखना होगा। आई होप एक चीज और, अब पॉइंट वाइज के चक्कर में आए, आई होप आप जब आंसर लिखते होंगे तो आप 1 2 3 4 लिखते हैं, लिखते ही नहीं लिखते, ये बताओ, कि बस कुछ भी लिख देते हैं पैराग्राफ में। लिखना शुरू करो, पॉइंट वाइज चीजों को लिखो, मैटर करता है एग्जाम, ठीक है। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन तो बताया नहीं, आपने पूछा भी नहीं, कैसे हो यार। क्या लिख सकते हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का इंट्रोडक्शन, कि दीज आर व्हाट, टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तीन में से दो इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आप बोल सकते हो कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आर व्हाट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहां से शुरू कर सकते हो आप लिखना, और फाइनली ये सारे पॉइंट्स लिखने के बाद यू कैन कंक्लूड कि कैसे आप इन दोनों का टसल कंप्लीट कर सकते हो। देखो, एक लाइन और भी लिख सकते हो ये 5 टसल लिखने के बाद, कि इसकी वजह से क्या होता है। टाइम गया पार्लियामेंट का काम क्या है, लॉ बनाना। अब लड़ाई झगड़े में टाइम चला जाएगा तो क्या लॉ बनेगा सही तरीके से, नहीं। जिस लॉ पे डिबेट होना चाहिए था वो डिबेट नहीं होता है, लॉज आर पास्ड हरीडली, ठीक है। आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। बता तो रहा हूं यार, 38 मार्क्स में ऐसे ही लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे 38 मार्क्स में। 5 पॉइंट यहाँ का, ये 3 4 पॉइंट अभी जो बताया वो, ठीक है। और उसके बाद फाइनली स्मूथ रनिंग ऑफ गवर्नमेंट, कैसे हम इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चाय पर चर्चा कीजिए। मतलब वी शुड हैव कंसेंसस बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब जहां पर ऑल पार्टी मीट हो, ठीक है, लोग बैठे डिस्कस करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कंसल्टेशन प्रोसेस को इंक्रीज कराया जाए। उसके बाद पार्लियामेंट्री कमिटीज आप बना सकते हो, जहां पर हर एक जो पार्टी है उसके रिप्रेजेंटेटिव वहां पर रहे, और जो भी पर्टिकुलर इशू है उनको रिजॉल्व करें, ठीक है। डिबेट और डिस्कशन को इनकरेज कराएं, कौन, जो चेयरमैन है और जो स्पीकर है, ठीक है। लड़ाई झगड़े होने पर कम दे, ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया तो तुरंत उसको उठाकर बाहर कर दिया गया, ठीक है। दे शुड बी गिवन टाइम, ओके। उसके बाद सरकार को ये करना चाहिए, उनको खुद अपनी तरफ से व्हाइट पेपर लेकर आना चाहिए, कि देखो हमने ये नियम कानून लगाए हैं, तो ये चीजें हुई हैं, जिसको हम क्या बुलाते हैं, व्हाइट पेपर। तो व्हाइट पेपर अगर पहले से पब्लिक डोमेन में रहेगा, तो ये लड़ाई झगड़े होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप 3 4 पॉइंट लिख सकते हो, क्या चीज में, कि कैसे इस लड़ाई झगड़े को कम किया जा सकता है, ठीक है। तो 5 वहां, 3 पॉइंट यहाँ, 5 3 8 4 12, ठीक है। और फाइनल एक कंक्लूजन, कि ओवरऑल अगर हमें लॉ मेकिंग प्रोसेस को ठीक करना है, ओवरऑल हमें अगर जनता का पैसा बर्बाद ना हो, इनकम टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद ना हो, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। बस ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। दिस इज अ 38 मार्क, 38 मार्क में पूछा गया था आपको, कितने में पूछा गया था, 38 में, 10 में, कितने पूछा गया था, 12 13 पॉइंट्स तो हो गए, 12 13 पॉइंट्स में 4 पेज नहीं लिख पाओगे, हाँ, क्या बात करते हो यार, 4 पॉइंट पर पेज लिख लेंगे आप, आई थिंक। मटेरियल होना चाहिए सही सही, मतलब हर पॉइंट पर कम से कम 3 से 4 लाइन तो हम लिखेंगे ही ना, हर पॉइंट पर 3 लाइन तो हम लिखेंगे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 5 के बाद 6।
analyze the role of judiciary in shaping and interpreting the Constitution of India and its impact on the functioning of democratic institution in the country. अब यहां पर देखो दो क्वेश्चन है कि नहीं है? ये दिखा सभी को? पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन दिखा आपको? दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, ये सबको दिखता है या नहीं दिखता है ना? अच्छा, एक ही आंसर आया, चलो गुड। तो दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन वाइज हमें आंसर करना है, और अगर मान के चले तो 19 मार्क्स इधर और 19 इधर, ठीक है। वैसे ही मान लो तीन पार्ट्स में क्वेश्चन है तो 38/3 कर लो, 13 13 13, और उसके हिसाब से फिर आंसर लिखेंगे। आप क्या करोगे, आपको जो ज्यादा आता होगा वो ज्यादा लिखोगे, जो कम आता होगा कम लिखोगे, ये बाय नेचर है, ये तो होगा ही होगा, बट ठीक है। तो पहला पार्ट इज शेपिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बहुत केसेस, जो फेमस केसेस हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे? आप वैसे ही शुरू कर सकते हो, जुडिशरी इज वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। जुडिशरी इज वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट इज कंसिडर्ड टू बी द फाइनल आर्बिट्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये दो लाइन से आप शुरू कर सकते हो अपना इंट्रोडक्शन, और उसके बाद डायरेक्ट टू द पॉइंट आ जाएंगे। और पॉइंट लिखने के पहले ऊपर पर हेडलाइन लिखना शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि आपको एग्जामिनर को ये बताना पड़े कि भाई देखो ये पहला सेक्शन का आंसर है। बात समझ में आ रही है? ये करते हैं आप? आर यू डूइंग इट? ऊपर पर पहला सेक्शन में लिखो कि ये पहला सेक्शन का आंसर है। पहला सेक्शन का आंसर जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप सेकंड सेक्शन का लिखो, ठीक है, कि इफेक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ये सब काम करना होगा बेटा, इफेक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तब तो लगेगा सामने वाले को कि आपने दोनों पार्ट का आंसर किया, ना तो कहां खोजने जाएगा कि किस चीज का आंसर आपने कहा किया। समझ में आई सभी चीज को, इस बात को? वेरी गुड। तो इफ यू सी शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, तो वेरी फेमस केस, कुछ केसेस को आपको दिमाग में रखने होंगे कि जहां पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल केशवानंद भारती केस आप लिख सकते हो। हाँ? केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया था। तो इट इज व्हाट, बेसिक स्ट्रक्चर तो कहीं मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, बट by giving this doctrine they have shaped and interpreted the constitution in different manner. मेनका गांधी वाला केस का एग्जांपल दे सकते हो कि over the period of time article, the scope of article 21 of the constitution has been increased continuously, ठीक है। तो मेनका गांधी केस इज अबाउट दैट ओनली, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर इनको बाहर नहीं जाने दिया। आई होप आपको वो कहानी पता होगी। बेटा ये तो आंसर राइटिंग क्लास है, इसमें तो हम थ्योरी डिस्कस करेंगे नहीं, तो कैसे होगा? इतना तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये सब तो बेसिक है, ये तो आपको पढ़ा होना चाहिए। आप तो मेंस लिख रहे हो ना बेटा, मेंस का है ये डिस्कशन, पीटी तो है नहीं, तो ऊपर ऊपर से जाएगा नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। तो मेनका गांधी केस में उन्होंने क्या बोला कि आप बाहर जाने का भी अधिकार इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को उन्होंने बहुत बार एक्सपैंड किया गया है, ठीक है। उसके बाद आप और देख सकते हो कि एक केस आता है कियोतो होलोहन केस। व्हाट इज दिस कियोतो होलोहन? इट इज अबाउट व्हिच वन? मीडियम हिंदी है तो थोड़ा बहुत तो ये तो ऐसे एक्सप्लेनेशन चलेगा यार, हिंदी वाला तो नहीं हो पाएगा फिर वो वर्ड्स, ठीक है। आप एक बार मोहित सर से बात कर लेना। कियोतो होलोहन इज अबाउट व्हाट? फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, ये लिख सकते हो। उसके बाद शाबानो केस लिख सकते हो,
कैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। सॉरी, कियोतो होलोइन इज अबाउट स्पीकर, ठीक है, कि स्पीकर का पावर जो होता है वो सैंक्रोसैंक्ट नहीं होता है, वो सब्जेक्टिव जुडिशियल रिव्यू है अंडर डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, ठीक है। आईआर कोहेलो इज अबाउट, आईआर कोहेलो केस इज अबाउट फर्स्ट अमेंडमेंट, नाइन्थ शेड्यूल के बाद, ठीक है। हाँ बिल्कुल, चंपकम द्वारा ये सब लिख सकते हो। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं ये आपको याद रखने ही होंगे इफ यू वांट टू राइट दिस क्वेश्चन, शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद और भी लिख सकते हो, अभी जो राइट टू प्राइवेसी लिख सकते हो, अभी नहीं कहा, लिख सकते नहीं लिख सकते, राइट टू प्राइवेसी तो नहीं है फंडामेंटल राइट, था क्या, नहीं था ना, बट पुत्तुस्वामी जजमेंट में क्या बोला गया, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, तो इट इज शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? कोलिजियम सिस्टम, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, शेपिंग एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, कोलिजियम सिस्टम। समझ में आ गया? मिनरेवा मिल लिख लोगे, अब मुझे लगता है पहले ही पार्ट पर आप 3 पेज लिख लोगे आराम से, इतने सारे केसेस हैं। बट ये है कि ये आपको याद रखने होंगे, अगर आपको मेंस में बहुत अच्छा आंसर लिखना है पॉलिटी में, तो ये सब याद रखना होगा। नाउ इट्स इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, है ना, इट्स इंपैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो आप क्या देखोगे कि जब से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया, ठीक है, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर का ही एग्जांपल लेकर चलें, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आने के बाद जो मनमानी थी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की, वो क्या हुई है, कम हुई है। और अगर आर्बिट्ररीनेस, मनमानी का मतलब क्या है, आर्बिट्ररीनेस, आर्बिट्ररीनेस अगर कम होगा तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन अच्छे से फंक्शन करेगा। क्या हम ये लिख सकते हैं, है ना, मनमानी अगर कम होगा, जिसको हम क्या बुला सकते हैं इंग्लिश में, आर्बिट्ररीनेस, अब्सोल्यूट पावर अगर नहीं होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पास, तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन क्या होगा, सेव होगा, ठीक है। ये लिख सकते हो इम्पैक्ट। अभी रिसेंटली उसका लिख सकते हो, इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ द कंट्री। अभी नया जजमेंट जो इन्होंने दिया है, क्या बोलते हैं उसका, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का, है ना, उसमें भी अपने आप को डाल दिया गया है। तो बेसिकली क्यों किया गया, इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सुप्रीम कोर्ट का जज का क्या रोल है, तो बेसिकली टू एंश्योर कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इज फ्री एंड फेयर, ठीक है, दैट इंस्टीट्यूशन इज फ्री एंड फेयर, ओके। नाउ सिमिलरली जजेस केस, 3 जजेस केस है ना, जिसमें कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो वहां पर जब आप इंपैक्ट लिखोगे तो वहां पर भी लिख सकते हो, वहां पर क्यों किया गया, टू एंश्योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी को क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये तो अच्छे अच्छे इंपैक्ट लिख लिए, कुछ कुछ खराब इंपैक्ट भी आपको लिखना होगा, जैसे कि इंट्रूजन इनटू द फील्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। लॉ बनाना किसका नियम, किसका फंक्शन, पार्लियामेंट का। लॉ कौन बना रहा है, सुप्रीम कोर्ट। रूल्स बनाना किसका नियम, किसका फंक्शन, एग्जीक्यूटिव का। रूल्स कौन बना रहा है, जुडिशरी। तो वहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पर ये लिख सकते हो कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी का अगर बेसिक मीनिंग अगर आप क्लास 9 में जाकर, क्लास 9 तो क्या ही पढ़ो, ठीक है, क्लास 10 के एनसीईआरटी में, क्लास 9 के एनसीईआरटी में द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी जो उन्होंने डिफाइन किया है 9 और 10 के एनसीईआरटी में, वो ये डिफाइन किया है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट, डेमोक्रेसी इज बेस्ट seen through its representative form of government। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमपीज और एमएलएस, बट लॉ और नियम कौन बना रहा है, जुडिशियरी, ठीक है। तो बेसिक जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक फंक्शनिंग है, उसी के अगेंस्ट में ये सारी चीजें जाती है, ये आप लाइन लिख सकते हो, नेगेटिव इंपैक्ट।
ठीक है, जनता द्वारा इलेक्टेड। दिस इज द बेसिक premise ऑफ डेमोक्रेसी which is being now superseded by judiciary। तो ये आप नेगेटिव इंपैक्ट में लिख सकते हो। तो ये पूरी कहानी है जो आप लिख सकते हो इसमें। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, 7। तो बायोटेक्नोलॉजी, हाउ कैन इट रिवॉल्यूशनाइज द लाइफ ऑफ द पीपल। बाकी एक डेफिनेशन में लिख देना, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, डेफिनेशन दे ही रखा है। कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है, कैसे चेंज कर सकता है लाइफ ऑफ द पीपल। हेल्थ केयर सिस्टम्स में, है ना, जीन वगैरह एडिट करके आपके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, आपको बचाया जा सकता है हार्मफुल डिजीजेस से। एग्रीकल्चर में तो यूज कर ही रहे हैं बीटी कॉटन, है ना। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो। मान लो कहीं पर शिप से, जहाज से ऑयल जा रहा हो और उस ऑयल लीक हो जाए उस जहाज से, तो ऑयल को साफ करने के लिए आप बायोटेक्नोलॉजी, जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हो, बायो रेमेडिएशन यूज कर सकते हो। इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का, है ना, टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। शेल्फ लाइफ का मतलब क्या हो गया, वो सड़ने का क्रम क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है। जैसे मान लो एक खाना आप फूड पैकेट लेकर आए, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है ना, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। तो बायोटेक्नोलॉजी यूज करके आप उसका एक्सपायरी डेट बढ़ा सकते हो, तो इंक्रीजिंग द शेल्फ लाइफ ऑफ द फूड। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है। डिजीज कंट्रोल, ठीक है, डिजीज कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हो, मेडिसिन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। तो बहुत सारी जगह है जहां पर आप बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये लिख लोगे यार, ठीक है, हो जाएगा बिल्कुल। इंसुलिन प्रोडक्शन, डायबिटिक पेशेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए होता है, वो सारे प्रोडक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी किसी को। मेरी अभी तो बहुत चीजें हैं, ऑर्गन इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। बायोटेक को यूज करके कंप्यूटर को, ब्रेन को सुपर कंप्यूटर के हिसाब से फंक्शनिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं जो आप इसमें लिख सकते हो, बट यही है, दीज आर ऑल व्हाट करंट बेस्ड क्वेश्चंस, ओके। न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे ना, और साथ में अगर कुछ अच्छा दिखे तो उसको नोट डाउन करते चलो। यही सारी चीजें एग्जाम में रेप्लिकेट करनी है। और एक बच्चे ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सर एग्जाम के समय भूल जाते हैं राइटिंग के टाइम पर। आप इसलिए भूलते हो क्योंकि आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाते हो, और दूसरी चीज, आप उस नोट्स को रिवाइज नहीं करते हो। अगर बना भी लिया तो आप उसको रिवाइज नहीं करते हो, इसलिए आप भूल जाते हो, ठीक है। और कोई कारण नहीं है कि नहीं, बता दो सही बोला या गलत। रिवाइज करो ना डेली, सुबह उठ के देखो कैसे याद रहता है सब। आंख बंद कर याद करो, 1 2 3 4 5, अच्छा 12 पॉइंट्स थे, ये 12 पॉइंट्स है। देखो कैसे याद नहीं रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट वन इज पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो हम सबको पता है पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर क्या है। पोजीशन, ही इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या है ये, हेड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बेटा, उसको एक वर्ड यहां पर यूज किया जाता है, he is called first among the equals। what is the meaning of this, first among the equals? फर्स्ट अमंग द इक्वल्स का मतलब, अभी मैं आपको नोट मेकिंग भी बता दूंगा इस क्वेश्चन के बाद कैसे बना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मान लो 10 लोग हैं, ठीक है। तो एक उसका हेड होगा, एक उसका हेड होगा, तो दैट हेड इज कॉल्ड फर्स्ट। और 10 के 10 जो है वो इक्वल हैं, उनका जो स्टेटस है दैट इज पावर वाइज नहीं देख रहा, बट स्टेटस वाइज दे आर ऑल व्हाट इक्वल, दे आर ऑल पार्ट ऑफ व्हाट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर खुद एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज का। ऐसा क्वेश्चन सिविल्स में आता है इस तरीके का, बट ठीक है, पीटी के लिए, ठीक है। अच्छा, और क्या है, अच्छा एक चीज और हम पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर के बारे में पीटी में, क्या कि प्राइम मिनिस्टर अगर रिजाइन कर दे, ठीक है, तो सरकार क्या होती है, गिर जाती है। तो कैन यू सी वेरी इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर।
प्राइम मिनिस्टर ने अगर रिजाइन कर दिया तो पूरा सरकार, ही कैन ब्रिंग द कोलैप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑन हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, तो आप वो लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, प्रेसिडेंट को विचार विमर्श करने के लिए प्राइम मिनिस्टर भी एडवाइस करता है ना, प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है, तो वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, फाइनल अपॉइंटमेंट कौन करता है, वो तो प्रेसिडेंट अपना साइन करता है, लेकिन उसको रिकमेंड कौन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो बहुत सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के हेड के अपॉइंटमेंट में इनका रोल है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको रेगुलेट करता है ये। नहीं तो क्या होगा, ये वुमेन एंड चाइल्ड वाले अपना लड़ाई करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वाले अपना लड़ाई करेंगे, एजुकेशन वाला अपना लड़ाई करेगा, तो उन सबको कोऑर्डिनेट करना भी एक फंक्शन है बेटा। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में पूरा chaos हो जाएगा अगर कोई उसको इंटीग्रेट नहीं करेगा तो। उसके बाद ही इज द ही रिप्रेजेंट ही रिप्रेजेंट्स इंडिया एट वेरियस फोरम्स। अभी आप देखोगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करेगा, G20 में रिप्रेजेंट करेगा, तो इंडिया का इमेज जो है वो प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जाता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन है वो मतलब बहुत पावरफुल पोजीशन है इंडिया में, ये कंक्लूजन में आप लिख सकते हो कि बहुत पावरफुल है। ठीक है, भले भले ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आपका प्रेसिडेंट हो, मतलब उनके बिना हस्ताक्षर के कुछ हो नहीं पाएगा, बट रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ व्हाट, प्राइम मिनिस्टर। तो इससे आप कंक्लूड कर सकते हो। ये कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे आप। एक बच्चे ने पूछा सर नोट्स का, तो नोट्स में आपको पूरा लाइन नहीं लिखना होता बेटा, यही सारी चीजें कीवर्ड, जैसे मान लो मैं अगर आपकी जगह होता और मुझे ये पढ़ने के लिए मिला होता, मैं क्या करता, देखो presides over the meetings, ठीक है, coordinates and supervises, ठीक है, communicates with the president, advises the president in matters of important appointment, इतना तो नहीं लिखता है, बस इतना, appointments, ठीक है, represents India, ठीक है, और recommends dissolution of Lok Sabha। ठीक है, इन तीन तीन छह वर्ड्स को मैं अपने नोट्स में लिखता और ऊपर पर हेडलाइन लिखता, पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। ठीक है, बस मेरा नोट्स कंप्लीट। और जब भी ये सवाल आता, ये 6 पॉइंट्स में लिखता ही लिखता। ठीक है, और भी चीजें आप कर सकते थे इसके अंदर, मैं बस हाईलाइट कर रहा हूं, कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके बाद रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मींस रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट्स बहुत है। उसके अलावा कुछ कुछ एग्जांपल्स लिख देते आप। इस तरीके से नोट्स करने का, जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा। फ्लो चार्ट और डायग्राम तो मिलेगा ही मिलेगा, जहां जरूरत होगा वहां मिलेगा ना बेटा। पॉलिटी की डायग्राम, पॉलिटी के चार्ट में कहाँ फ्लो चार्ट है, यहाँ है, ये देखो डायग्राम है, यहाँ पर जहां पर जरूरत है वहां पर डायग्राम है। हर जगह डायग्राम थोड़ी बनाएंगे। 68th वाला जाकर IR का देखो, डायग्राम भरा पड़ा होगा। हैव यू सीन दैट? अतुल, जो आपका सवाल है कि फ्लो चार्ट डायग्राम नहीं है, तो पॉलिटी में कहाँ काहे का फ्लो चार्ट? जाकर आप IR का देखो, IR का जब आएगा आपके पास तो उसमें आएगा फ्लो चार्ट डायग्राम, सब आएगा। साइंस एंड टेक में दिया इन्होंने, देखो यहाँ पर ब्लॉकचेन बना कर दिया। जहां पर जरूरत है वहीं पर देंगे ना बेटा, है ना। ठीक है, चलो, और किसी को कुछ पूछना हो, एनीथिंग? अगली क्लास में वी विल बी डिस्कसिंग DI, जब भी होगी आपको बता दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली परसों होगी। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। परसों होगी DI। हाँ, DI वाला पार्ट रह गया ना, बोला ना, हर जो आपका क्वेश्चन है, हर जो आपका टेस्ट है उसके 2 क्लासेस होंगे, एक GS एक DI। तो इट्स अप टू यू कि आपको क्या ज्वाइन करना है।
सर मैंने 67 मेंस इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है बट ड्यू टू ऐसे मैंने इस बार हिंदी में लिखने का सोचा है, क्या ये सही डिसीजन होगा? अगर आपके पास हिंदी में अच्छा कंटेंट है तो आप लिख सकते हैं ऐसे। एक जजमेंट का पीडीएफ बेटा, जजमेंट तो बहुत सारे जजमेंट हैं, कितने जजमेंट याद करोगे? जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे साइड में नोट्स करके लिखते जाना। सर व्हाट टू डू विथ ऐसे? पहले जीएस लिख लो फिर ऐसे लिख लेना। जीएस अगर लिखा गया तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है? उसके लिए परेशान नहीं होने का। पहले अपना कंटेंट बिल्डअप करो, जीएस का आंसर लिखना सीखो, पहले 3 पेज 4 पेज लिखना सीखो, देन यू कैन गो फॉर दैट। अब पहले ऐसे ही लिख लेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। जीएस का कंटेंट स्ट्रॉन्ग करो, देन यू कैन राइट दैट ऐसे। कुछ भी पूछेगा यू कैन राइट इट, ओके? सर हिंदी में मार्क्स इंग्लिश के कंपैरिजन कम आता है, बिल्कुल ये तो नियम है, ऐसा ही होता है। टॉपिक ऑफ एशे शुड आल्सो बी गिवन। क्या चीज का टॉपिक? मुझे तो जितना दिया उतना मैंने डिस्कस कर दिया। और भी अरे ऐसे भी था क्या आज? ऐसे का था टॉपिक यार, मैंने देखा ही नहीं, नीचे में भी है। हाँ, रह गया फिर। तो डीआई वाले क्लास में कर देंगे ऐसे वाला टॉपिक। ऐसे है, ऐसे है। हाँ हाँ ऐसे है, मेरी गलती है। क्यों कम आता है सर हिंदी में? ऐसा क्या करना चाहिए जो इंग्लिश वालों के बराबर मार्क्स है? कम इसलिए आता है बिकॉज कंटेंट कम होता है। हिंदी लैंग्वेज में आप कंटेंट कम लिखते हो, ठीक है? यही आंसर है इसका। कंटेंट बढ़ाओ, कंटेंट का मल्टी डायमेंशनलिटी बढ़ाओ, देखो अपने आप मार्क्स आ जाएगा। बेटा शाम को तो टाइम नहीं है मेरे पास, क्लास तो सुबह में ही होगी इसकी। चलो जीएस टॉपिक अरे है ना यहाँ, ऐसे का टॉपिक तो दे रखा है, ये तो रहा। कौन से मॉड्यूल में जीएस का टॉपिक? ऐसे का टॉपिक तो देते हैं यार वो लोग आपको टेलीग्राम चैनल पर कि क्या चीज पर ऐसे पूछने वाले हैं। और ये हैबिट हटाइए, समझे? ये टॉपिक वाला हैबिट हटाइए, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, क्योंकि जो हिसाब से चीजें चेंज हो रही है ना, यू शुड बी रेडी टू राइट ऑन एनी टॉपिक। नहीं पता होगा तो भी आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसा आपको माइंडसेट अपना डेवलप करना होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा इस चीज का। अभी से मेकअप योर माइंड। हम टॉपिक इसलिए दे रहे हैं ताकि आप आए और वो ब्लैंक पेज छोड़ कर ना आए, ठीक है? बट इट शुड नॉट बी लाइक दैट, वैसे प्रिपरेशन नहीं होता है। तो आप ऐसे तब लिख पाएंगे जब आपका जीएस स्ट्रांग होगा, ठीक है? जब आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट स्ट्रांग होंगे। ऐसे के लिए क्या पढ़े इंग्लिश में? ऐसे के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए, जीएस पढ़िए, ठीक है? एग्जांपल्स नोट कीजिए और उसको लिखिए ऐसे। ऐसे ही होगा ऐसे। मतलब बिना जीएस के तो ऐसे नहीं होगा बेटा, इतना लिख लो। बिना पेपर पढ़े, बिना नॉलेज एक्वायर किए ऐसे आप नहीं लिख पाए, इसकी गारंटी है। जीएस पढ़िए, जीएस स्ट्रांग कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स, एक को नहीं, ठीक है? पेपर पढ़िए, लैंग्वेज उससे इंप्रूव होगा, ठीक? चलिए, सो दैट विल बी ऑल देन, बाय।